नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और आप देख रहे हैं मनी मंत्रा, जहां पर आज हम बेहद खास पेशकश लेकर आए हैं। कोरोना के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। राज्यों में वीकेंड लॉकडाउन रेस्ट्रिक्शंस जो हैं वो लग चुके हैं। हॉस्पिटल्स में बेड मिलना मुश्किल हो रहा है। अब इन सब की सिचुएशन में देखते हुए आपको कोरोना को लेकर अपनी निवेश स्ट्रैटेजी और अपने इंश्योरेंस को लेकर किस तरह से तैयार रहना चाहिए, आज मनी मंत्रा पर बारीकी से इसी पर फोकस करेंगे। चलिए शो की शुरुआत करते हैं ऑन द शो के साथ। क्या है एंटीबॉडी कॉकटेल थेरेपी और IRDAI ने सर्कुलर जारी करके क्या कहा है बीमा कंपनियों से, जानिए मनी मंत्रा पर। कोविड संक्रमित लोगों के टर्म प्लान के लिए जीवन बीमा कंपनियों ने रखी 1 से 3 महीने वेटिंग पीरियड की शर्त। और कोविड के दौरान बीमा कंपनियों की मनमानी, बड़े पैमाने पर मेडिक्लेम खारिज और क्लेम राशि में भी की गई कटौती। बच्चों की पढ़ाई, घर खरीदना, रिटायरमेंट जैसे लक्ष्यों के लिए कैसे करें निवेश प्लानिंग, बताएगा मनी मंत्रा। भेजिए अपने निवेश, इंश्योरेंस, लोन, क्रेडिट कार्ड से जुड़े सवाल। व्हाट्सएप करें हमें अपने सवाल 9619873567 पर। आप चाहें तो अपने सवालों का वीडियो बनाकर भी हमें व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं। चलिए, यहाँ पर बेहद खास शो और हमारे साथ बेहद खास मेहमान भी जुड़ रहे हैं। PolicyX.com के फाउंडर और CEO नवल गोयल और साथ ही हमारे साथ रुंगटा सिक्योरिटीज के डायरेक्टर और CFP हर्षवर्धन रुंगटा भी जुड़ रहे हैं। आप दोनों का हमारी इस खास पेशकश में स्वागत है। और जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा चर्चा में कि हमारा फोकस रहेगा कोविड से जुड़े इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट रणनीति पर। तो सबसे पहले कुछ खबरों के लिहाज से इंश्योरेंस में अगर हम देखें, कोविड से जुड़ी हुई इंश्योरेंस को लेके तो नई नई चीजें रोज सामने आ रही है। नवल, एंटीबॉडी कॉकटेल थेरेपी के बारे में मुझे जानना है, जिसको लेकर IRDAI ने कह दिया है कि इंश्योरेंस कंपनियां क्लेम देने से मना नहीं कर सकती। इसकी बारीकी में मैं जाऊं, मुझे बताएं कि आखिर एंटीबॉडी कॉकटेल थेरेपी होती क्या है। नवल, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? हेलो। हेलो जी। शायद नवल तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। जब तक हम उन्हें कनेक्ट जी हाँ जी। सो IRDAI ने सर्कुलर निकाला है कि कोरोना वायरस से रिलेटेड कोई भी अगर इलाज करवाना हो तो इंश्योरेंस कंपनी को एक सर्कुलर निकाला है कि वो सारी इलाज कवर करे, और ना कि जैसे पहले वेव में हमने देखा था इंश्योरेंस कंपनीज ने काफ़ी सारे ट्रीटमेंट से रिलेटेड इलाज कवर करने से मना कर दिए थे, क्योंकि वो उस समय में एक नया वायरस था। उस समय में पता भी नहीं था कि क्या कवर्ड है क्या नहीं है। बट IRDAI ने सर्कुलर में ये क्लियर कर दिया गया है कि आपको कोई भी इलाज करवाना हो कोरोना वायरस से रिलेटेड तो आप पॉलिसी में उसको रीइंबर्स करेंगे और कैशलेस क्लेम में अप्रूवल देंगे। और हर क्लेम को ऑनर किया जाएगा और उस क्लेम को उनके डिपार्टमेंट से रिव्यू किया जाएगा, जो उनकी क्लेम कमेटी होती है, सो दैट कि कोरोना से रिलेटेड कोई भी क्लेम इंश्योरेंस कंपनी रिजेक्ट ना कर पाए। तो नवल, मेरा सवाल दरअसल एंटीबॉडी कॉकटेल थेरेपी पर था। ये किस तरह की थेरेपी की बात हो रही है? ये क्या होता है? जी, इसके बारे में स्पेसिफिकली मुझे ये नहीं पता कि एग्जैक्टली इसका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं या इसका बीमारी से रिलेटेड कैसे ट्रीटमेंट होती है, बट डेफिनेटली ये कोरोना वायरस के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ होती है और थोड़ा सा अभी मतलब इनिशियल फेजेस में है। तो
हो सकता है कि इस तरह की इलाज इंश्योरेंस कंपनी चलिए, कवर। तो यहाँ पर बेसिकली दो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का कॉकटेल या मिश्रण इसको कहा जाता है, जहां पर एक स्पेसिफिक लैब में इसको तैयार किया जाता है। और एंटीबॉडी कॉकटेल दरअसल दो दवाई होती हैं जो एंटीबॉडीज बढ़ाने के लिए आपको दी जाती हैं। हर्ष, क्या आप विस्तार से इसको समझाएंगे? जी हाँ कविता, तो अगर जितना हमने इसके बारे में जाना है वो ये है कि जो कोविड सिम्टोमेटिक पेशेंट्स हैं जिनकी माइल्ड सिम्टम्स होती हैं, लो या माइल्ड सिम्टम्स, ये सीवियर सिम्टम्स की बात नहीं कर रहे हैं, अगर ये लो और माइल्ड सिम्टम्स होते हैं तो ये प्रिस्क्राइब किया जाता है कि ये एंटीबॉडी कॉकटेल थेरेपी दी जाए। ये बेसिकली एक एंटीबॉडीज आपके शरीर में पैदा करती है जो इस वायरस से फाइट करने की कैपेबिलिटी रखती है। रोश कंपनी ये बनाती है और सिप्ला के थ्रू इंडिया में सप्लाई हो रहा है। और इसका ये अभी एक बहुत इंटरेस्टिंग पैरामीटर है जो आईआरडीए ने क्लैरिफाई अभी किया है। अभी जो ट्रीटमेंट लिया जा रहा था इस एंटीबॉडी कॉकटेल थेरेपी का जो ट्रीटमेंट लिया जा रहा था पेशेंट से, तो इंश्योरेंस कंपनी ये कह के रिजेक्ट कर रही थी कि ये वेरीफाइड नहीं है, ये एक एक्सपेरिमेंटल थेरेपी है, एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट है। तो उसकी वजह से इंश्योरेंस पॉलिसी कोई भी एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट कवर नहीं करता है। जो अप्रूव्ड लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है वही चीज का पेमेंट करेगी। आईआरडीए ने अपने सर्कुलर, जो अभी रिसेंटली सर्कुलर 7 जनवरी को निकाला है, उन्होंने क्या कहा कि ये इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन ऑलरेडी दे दिया गया है सीडीएसओ की तरफ से। तो अगर ये सीडीएसओ की तरफ से इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन अप्रूव हो गया है तो इसे आप एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट नहीं बता सकते। और क्योंकि ये एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट नहीं है तो आपका क्लेम रिजेक्ट करने का कोई कारण बनता नहीं है। तो यही चीज आईआरडीए एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा है और सारी इंश्योरेंस कंपनीज को बता रहे हैं कि अभी तक अगर आपने कोई भी ये एंटीबॉडी कॉकटेल थेरेपी का ट्रीटमेंट का क्लेम रिजेक्ट किया है, उसे फिर से रिव्यू करें और वो सारे क्लेम्स दिया जाए। अगर आप एक पॉलिसी धारक हैं और आपके साथ ये हो चुका है पास्ट में और आपका क्लेम रिजेक्ट हुआ है, तो आप फिर से अपना क्लेम पुटअप कर सकते हैं। और इस सर्कुलर का दावा देते हुए 7 जनवरी 2022 का आईआरडीए का सर्कुलर है जो आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। आप ये सर्कुलर के बेसिस पे आप अपना क्लेम फिर से फाइल कर सकते हैं। और यही आईआरडीए सारी इंश्योरेंस कंपनी से कह रहा है कि आप कोई भी क्लेम बिना अपनी क्लेम समिति, आपकी जो कमिटी है उसको उनके सामने रखे बिना कोई भी क्लेम आप रिजेक्ट नहीं करें। तो हर्ष, मुझे ये समझाइए कि इस तरह का जो कॉकटेल ट्रीटमेंट है, एक तरह से कॉकटेल थेरेपी जो है, कई लोग देश के बाहर जाकर भी इसको ले रहे हैं। एक तो जानना है मुझे कि इसकी कॉस्ट क्या है, और दूसरा जो लोग बाहर जाके ले रहे हैं क्या वो भी इसे क्लेम कर सकते हैं? क्या ये भी इनका क्लेम का हिस्सा हो सकता है? वेल कविता, जितना मैंने जाना है कि जो कॉस्ट है अगर आप इंडिया में ट्रीटमेंट लेते हैं करीबन 60,000 से 1 लाख की रेंज में है। अब कौन सा स्पेसिफिक डोज है, कितना लगता है, बट इट्स रेंजिंग बिटवीन 60,000 टू 1 लाख ऑफ रुपीज। अगर आप इंडिया में कोई ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो डेफिनेटली आईआरडीए के सर्कुलर के बेसिस पे आपको क्लेम मिलना चाहिए। अब इसमें एक पहलू और है कि आप हॉस्पिटल में एडमिट हो रहे हैं कि आप आउट पेशेंट के रूप में ले रहे हैं, उस पर हम बाद में बात करेंगे। लेकिन जो आपका दूसरा सवाल था कि अगर कोई इंडिया के बाहर जाता है और ये डोज लेके आता है, एंटीबॉडी कॉकटेल थेरेपी का कोई ट्रीटमेंट लेते हैं बाहर, तो आपको आपके पॉलिसी के टर्म्स में देखना होगा कि आपका जो कवरेज है क्या वो इंडिया में कवरेज है कि आपका ग्लोबल कवर भी है। कई पॉलिसीज हैं जो ग्लोबल ट्रीटमेंट को इंक्लूड करती है अपने क्लेम्स में, लेकिन उनकी ये शर्त होती है कि जब आप कोई भी ट्रीटमेंट लेने बाहर जा रहे हैं उसका प्री अप्रूवल लेके आपको जाना होगा। ये नहीं कि आप अपना ट्रीटमेंट इंडिया के बाहर करके आ गए क्योंकि आपका ग्लोबल कवर था और फिर आके आप क्लेम करते हैं। तो आप इंडिया में पहले अप्रूवल ले फिर आप बाहर जा सकते हैं। और अगर आपकी पॉलिसी के टर्म्स हैं कि आपका सीमित है इंडिया में ही ट्रीटमेंट लेना, तब आप बाहर जाएंगे तो आपको इस क्लेम का कवर नहीं मिलेगा। चलिए, तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी दुविधा सुलझती हुई, जहाँ पर पहले जो इंश्योरेंस कंपनियां ये कवर देने से मना कर रही थी, इसका क्लेम देने से मना कर रही थी, अब वो ऐसा नहीं कर सकती है। इनफैक्ट आप अगर कॉकटेल एंटीबॉडी कॉकटेल थेरेपी ले चुके हैं और आपको अगर मना कर दिया है, तो जैसा कि हर्ष ने समझाया, आप इसको फिर से इसको लेकर अर्जी दे सकते हैं, इसको लेकर आप क्लेम कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी राहत आईआरडीए की तरफ से। लेकिन कई और सारे मुद्दे हैं जिनको लेकर आज हम फोकस करेंगे, और बात इंश्योरेंस की ही हो रही है तो इंश्योरेंस में ही आगे बढ़ेंगे। नवल, लाइफ इंश्योरेंस की अगर हम बात करें तो अगर आपको कोविड हुआ है
और आपने टर्म प्लान लेना है, तो अब आपका वेटिंग पीरियड बढ़ा दिया गया है। ये क्या मसला है जो लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों के जरिए हमें सामने आता हुआ दिखाई दे रहा है? नवल जी, सो कविता, इंश्योरेंस कंपनी ने क्या किया है कि अभी जिसको भी टर्म इंश्योरेंस खरीदना है तो उनको नेगेटिव कोविड की नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी होती है, और उसके बाद जब से वो नेगेटिव हुए हैं उसके 3 महीने के पश्चात ही वो उस पॉलिसी को इशू कर रहे हैं। ये उनके लिए एक तरह से प्रिकॉशनरी मेजर है कि कहीं कोविड से अगर डेथ हो गई तो उनका डेथ क्लेम्स बढ़ जाएगा। और ये मोस्ट ऑफ द इंश्योरेंस कंपनीज ने 3 महीने का वेटिंग पीरियड रखा है कि कोविड होने के बाद आप उसके बाद अप्लाई कर सकते हो एक इंश्योरेंस पॉलिसी, टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी। ओके, अब 3 महीने का जो समय दिया गया है हर्ष, हम यहाँ पर जब भी लाइफ इंश्योरेंस की बात करते हैं तो एक लंबी कवरेज की बात करते हैं। कोविड ऐसी बीमारी है जहाँ पर हम पोस्ट कोविड सिम्टम्स या पोस्ट कोविड ट्रॉमा या कॉम्प्लिकेशंस की भी बात कर रहे हैं। अगर मुझे कोविड हुआ है और यहाँ पर 3 महीने का वेटिंग पीरियड मुझे दे दिया गया है, क्या इसका असर मेरे प्रीमियम पर पड़ेगा? क्या इसका असर मेरे उन बीमारियों पर पड़ेगा जिनके लिए वेटिंग पीरियड होता है किसी भी पॉलिसी में? यहाँ पर मैं हेल्थ इंश्योरेंस को भी शामिल कर रही हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, टर्म प्लान का कॉस्ट जो है क्या वो बढ़ेगा अगर मैं वेटिंग पीरियड के बाद लेना चाहती हूँ और मुझे कोविड हुआ है तो? वेल कविता, अभी तक तो ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं रहा है। इन प्रैक्टिकल जो हमारे क्लाइंट से भी डिस्कशंस होते हैं और जो पॉलिसी इशुएंसेस हैं, अभी तक कोविड रिलेटेड स्पेसिफिकली कोई भी रेट अप नहीं हुआ है कि भाई अगर आपका स्टैंडर्ड प्रीमियम मान लीजिए 1000 रुपए है तो क्योंकि आपको हुआ था आपका प्रीमियम 1000 रुपए से ज्यादा लगेगा। जी नहीं, अभी तक वो सिचुएशन नहीं आई है। लेकिन अगर कोई सीवियरिटी को देखते हुए, मान लीजिए कोई बहुत ही सीवियर केस ऑफ कोविड था, मल्टीपल कॉम्प्लिकेशन हो गई थी, हॉस्पिटलाइजेशन हो गया था, आईसीयू में चले गए थे, और उसके बाद कोई और कॉम्प्लिकेशन भी है, विच मीन कि आपके कोई ऑर्गन्स पे कोई असर आया है, तो अंडरराइटिंग डिसीजन इंश्योरेंस कंपनी का हमेशा ये हो सकता है कि वो आपका प्रीमियम बढ़ा दे। लेकिन अगर एक माइल्ड सिम्टम्स है, एक जेनरिक केस ऑफ कोविड इन्फेक्शन है जिसमें हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत नहीं पड़ी थी और कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, तो हमने नहीं देखा है कि कोई भी कोविड रिलेटेड आपका प्रीमियम बढ़ा है, ना ही मेडिक्लेम में ना ही आपकी लाइफ इंश्योरेंस में। नवल, क्योंकि आपका ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप पॉलिसियां बेचते भी हैं, तो हमें बताएं कोविड की पहली और सेकेंड वेव के बाद, कोविड जब से शुरू हुआ है तब से हमने लाइफ इंश्योरेंस की खरीदारी में कम से कम इजाफा तो होते हुए देखा ही है, लेकिन अब क्या ये दर और बढ़ रही है आगे? क्या आपके नंबर्स और फिगर्स आपको आते? हमने देखा था कि सब लोग जिनको इंश्योरेंस के बारे में पता भी नहीं था वो भी इंश्योरेंस लेने के लिए भागे थे। हेल्थ की और लाइफ इंश्योरेंस दोनों में हमने काफ़ी ग्रोथ देखी थी। उस तरह की ग्रोथ नहीं दिखी है सेकेंड और थर्ड वेव में, लेकिन यस, जैसे अभी थर्ड वेव आया है तो डेफिनेटली लोगों ने जिनको इंश्योरेंस लेना है वो लोग अब प्रीपोन कर रहे हैं या वो लोग जल्दी डिसीजंस ले रहे हैं जो पहले महीने महीने टालते रहते थे। तो डेफिनेटली एक ग्रोथ दिखने को मिला है, बट फर्स्ट वेव में जो पैनिक ग्रोथ था वो ग्रोथ नहीं मिला हमें सेकेंड और थर्ड फेज में। ऑलराइट, लेकिन चलिए यहाँ पर कुछ खबरें ऐसी भी आ रही है कि कोविड महामारी को लेकर जो बीमा कंपनियां हैं वो मनमानी भी कर रही है, क्लेम मिलने में बहुत दिक्कतें हो रही है। यहाँ पर जो हम लोग देख रहे हैं, जो प्रधानमंत्री की जो मेडिकल इंश्योरेंस है उसमें भी हमने देखा है कि क्लेम मिलने में प्रॉब्लम हो रही है। बाकी जो कोरोना स्पेसिफिक पॉलिसीज निकली थी उनमें भी क्लेम करने के बाद आपको टाइम पर भुगतान नहीं किया जा रहा है। हर्ष, क्या दिक्कतें सामने आ रही हैं और ये भुगतान में देरी या पैसा नहीं मिलना क्यों हो रहा है? तो कविता, 2-3 चीजें हैं। पहले जब हम शुरू में बात करेंगे फर्स्ट वेव के दौरान जो आया था, जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट कोविड के लिए था वो भी बहुत क्लियर नहीं था। आप जब एडमिट होते हैं हॉस्पिटल में तो बहुत सारे ऐसे खर्चे हैं जो नॉन मेडिकल एक्सपेंसेस माने जाते हैं। मान लीजिए आपका पीपी किट है, जो कंज्यूमेबल्स हैं। तो फर्स्ट वेव और सेकेंड वेव में जब हमने हॉस्पिटलाइजेशन देखा था, उसका एवरेज क्लेम जो हम देखें, एक नॉर्मल हॉस्पिटलाइजेशन कोविड रिलेटेड वो करीबन 1.5 लाख रुपए का होता था। जो क्लेम सेटलमेंट होता था वो करीबन 80 से 90 हजार रुपए का ही होता था। तो जो डिडक्ट होते थे वो सारे थे वो नॉन मेडिकल ट्रीट, आई मीन जैसे कंज्यूमेबल्स हो गए। हॉस्पिटल आपसे सैनिटाइजेशन चार्जेस ले रही है, आपसे पीपी किट के चार्जेस ले रही है। तो ये सारी जो चीजें हैं वो इंश्योरेंस कंपनी एक्सक्लूड करके पेमेंट कर रही थी।
अब क्या हो रहा है कि जब हम बात कर रहे हैं कि कैशलेस की भी एक जो दिक्कत बीच में हम पढ़ रहे थे वो ये है कि हॉस्पिटल्स कैशलेस ट्रीटमेंट लेने से इनकार कर रही थी। वो कहते हैं कि आप पहले पेमेंट करें और फिर बाद में अपनी इंश्योरेंस कंपनी से आप रीइंबर्समेंट ले लें, डिस्पाइट द फैक्ट कि वो एम्पैनल्ड थे हॉस्पिटल्स के साथ, इंश्योरेंस कंपनीज के साथ। तो ये चीज पे भी आईआरडीए ने इंटरवीन किया और आईआरडीए ने कहा कि आपको अगर कैशलेस का टाई अप है आपका तो आपको कैशलेस सुविधा देनी होगी। इसमें यही प्रॉब्लम आ रही थी कि हॉस्पिटल्स अपने हिसाब से बिल कर रहे थे और इंश्योरेंस कंपनीज डिडक्ट करके काफी चीजों की जो ट्रीटमेंट का कॉस्ट था वो डिडक्ट भी करते थे अंडर द रीजनेबिलिटी क्लॉज। एक इंश्योरेंस में एक क्लॉज होता है कस्टमरी एंड रीजनेबली क्लॉज, वो ये कहता है कि आपने भले ही डॉक्टर को एक्स अमाउंट दिया है, हॉस्पिटल को एक्स अमाउंट पेमेंट किया है, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी अगर ये अनरीजनेबल मानती है तो एक रीजनेबल एक्सपेंस देगी, वो अपने हिसाब से पेमेंट करेंगी। तो फर्स्ट और सेकंड वेव में ये बहुत ज्यादा डिस्प्यूट हॉस्पिटल्स और इंश्योरेंस कंपनी के बीच में होता था और यही मुख्य कारण था कि कैशलेस हॉस्पिटल लेने को तैयार नहीं थी। वो कहती थी हमें पेमेंट कर दो, आप जाके अपने इंश्योरेंस कंपनी से आप लड़ते रहो और फिर आप उधर से डिस्कशन कर लो। तो ये चीज एक दिक्कत आती थी। दूसरी मैंने बता दी कि कंज्यूमेबल्स जो पीपी किट सैनिटाइजेशन चार्जेस हैं वो सब इंश्योरेंस कंपनी नहीं देती थी। लेकिन अब क्या हुआ है कि काफी इंश्योरेंस कंपनी ने ऐसे प्रोडक्ट्स निकाले हैं जिसमें कंज्यूमेबल्स इंक्लूडेड है, विच मींस आपका पीपी किट के जो चार्जेस हैं वो एक्चुअल बेसिस पे आपकी पॉलिसी रिइंबर्स कर देगी। तो अगर आप कोई पॉलिसी लेना चाह रहे हैं या आपकी पॉलिसी रिन्यूअल पे आ रही है तो आप ऐसी कंपनी में पोर्ट कर सकते हैं जहां पे कंज्यूमेबल्स इंक्लूडेड है, तो ये सारे डिस्प्यूट्स आपकी पॉलिसी में होंगे नहीं। और जहां तक आपका सवाल है कि क्या दिक्कतें आ रही हैं, यस आई थिंक काफी चीजों में ये डिस्प्यूट हॉस्पिटल्स जो चार्ज लगाती है और इंश्योरेंस कंपनी जो अप्रूव करती है इनमें डिस्पैरिटी है। तो आई एम श्योर इंडस्ट्री बॉडी भी इस चीज को लेके सॉर्ट आउट कर रही है, रेगुलेटर भी इसमें इन्वॉल्व है। सो सूनर और लेटर आई एम अज्यूमिंग, हालांकि थर्ड वेव तक आ चुकी है और कितना वेट होगा, बट नेवरदलेस थिंग्स आर मच बेटर राइट नाउ। जो वो फर्स्ट और सेकंड वेव पे थी उससे मच बेटर आज की तारीख में। अच्छा, मौजूदा स्थिति में हर्ष मुझे ये समझाएं कि अब क्योंकि हम देख रहे हैं कि ओमिक्रॉन को लेके भी केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं और 24 घंटे की हॉस्पिटलाइजेशन के बाद ही जो है आपको क्लेम मिलता है। अब ऐसे में किसी को अगर घर में ही अपना ट्रीटमेंट करवाना हो, क्या उसको लेकर किसी तरह के बदलाव इंश्योरेंस पॉलिसीज में आते हुए आपने देखे हैं? बहुत सारी बातें इंश्योरेंस क्लेम को लेकर चल रही हैं। कोई कह रहा है कि यहाँ पर हॉस्पिटल्स और इंश्योरेंस कंपनियों की साठगांठ है जिसकी वजह से लोगों को जबरदस्ती भर्ती कराया जा रहा है। खैर, अगर मैं एक पॉलिसी होल्डर हूं और अगर मैं प्रीमियम भर रही हूं और अगर मुझे डॉक्टर कह रहा है कि आपको भर्ती होना है, तब तो भर्ती होने में ही समझदारी है। और कब काम आएगा आपका हेल्थ इंश्योरेंस कवर जिसके लिए आपने अपने आप को कवर कर रखा है, प्रोटेक्शन दे रखी है। लेकिन क्या घर पे रहकर मैं इलाज करवा रही हूँ, क्या वो भी कोई डॉक्टर जब लिखित रूप में देगा तब जाके मैं अपना क्लेम कर पाऊंगी? इनफैक्ट कविता, ये बहुत ही अच्छा टॉपिक आपने छेड़ा है और यहीं पे सबसे ज्यादा डिस्प्यूट्स है। मैंने आपसे शुरुआत में कहा था कि ये जो हम एंटीबॉडी कॉकटेल थेरेपी की जो बात कर रहे हैं वो इन पेशेंट के रूप में लेना है कि आउट पेशेंट के रूप में लेना है। तो इनफैक्ट ये एक सेकेंड वेव में ये बहुत बड़ा एक इश्यू बना था जहां पे इन्फेक्शन रेट बहुत सिवियर भी थे और ज्यादा भी थे। अभी ओमिक्रॉन में कम से कम ये समझ में आ रहा है कि जो सिम्टम्स हैं वो माइल्ड है तो आप होम ट्रीटमेंट भी ले सकते हैं। सेकेंड वेव में पर्टिकुलरली ऑक्सीजन की कमी थी और लोगों को हॉस्पिटल में भर्ती होना था लेकिन रूम्स नहीं मिल रहे थे, हॉस्पिटल में बेड्स अवेलेबल नहीं थे। सो अब ये एक ऐसा मोड हो गया है कि अगर आपका कोई ऐसा आप कोविड पॉजिटिव है और आपको हॉस्पिटलाइजेशन रिकमेंड नहीं किया गया है तो दो कारण है। एक है क्योंकि आप होम ट्रीटमेंट ले सकते हैं और दूसरा सरकार भी ये चाहती है कि आप अननेसेसरी मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पे बर्डन नहीं डालें, बेड को फ्री रखें ताकि अगर कोई सीवियरली इन्फेक्टेड पर्सन है तो उनको वो ट्रीटमेंट के लिए वो बेड अवेलेबल हो। ऐसी सिचुएशन में ये इंश्योरेंस कंपनी का फर्ज बनता है और रेगुलेटरी एक ऑम्बुड्समैन का एक ऑर्डर भी है जिसका मैं रेफरेंस आपको दे दूंगा कि फर्ज बनता है कि अगर कोई पॉजिटिव है और वो होम ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो उसका आप डोमेस्टिकली हॉस्पिटलाइजेशन की क्लॉज में आप उसका पेमेंट करें। अब डोमेस्टिक हॉस्पिटलाइजेशन क्या है? हर एक पॉलिसी में क्लॉज होता है जहां पे अंडर टू कंडीशन, अगर आप ऐसी तरह से बीमार है कि आप हॉस्पिटल में शिफ्ट नहीं किए जा सकते या आपकी विसिनिटी में जो हॉस्पिटल है वहां पे बेड्स अवेलेबल नहीं है तो आप ट्रीटमेंट घर पे ले सकते हैं और उसको डोमेस्टिकली हॉस्पिटलाइजेशन के अंडर में इंश्योरेंस कंपनी क्लेम देती है। आईआरडीए ने भी फर्स्ट वेव के टाइम पे एक रेगुलेटरी गाइडलाइंस इशू की थी। उन्होंने कहा था कि अगर होम ट्रीटमेंट लिया जा रहा है तो 4-5 कंडीशंस आप उसे पूरी करें तो इंश्योरेंस कंपनीज को आपका होम ट्रीटमेंट का पैसा देना है।
अब एक महाराष्ट्र ऑम्बुड्समैन का एक ऑर्डर है 27 जुलाई 2021, इफ आई नॉट मिस्टेकन, आपको एग्जैक्ट डेट बताऊं, यस 27 जुलाई 2021 का महाराष्ट्र इंश्योरेंस ऑम्बुड्समैन का एक ऑर्डर है जिसमें उन्होंने मैक्स कूपा कंपनी से कहा है कि एक माइल्ड केस था, बेड्स अवेलेबल नहीं थे, तो आपको होम ट्रीटमेंट का पैसा देना है। अब ये वाला जो ऑर्डर है, ये ऑर्डर लेके आप अपनी इंश्योरेंस कंपनी के पास जा सकते हैं। अगर उन्होंने आपका होम ट्रीटमेंट का क्लेम रिजेक्ट किया है, आप उनसे कह सकते हैं कि ये एक अप्रूव्ड हो गया है और इंश्योरेंस ऑम्बुड्समैन का जो ऑर्डर है, दो महाराष्ट्र इंश्योरेंस ऑम्बुड्समैन ने ऑर्डर दिया है, लेकिन आई एम मोस्ट सर्टेन कि अगर एक ऑम्बुड्समैन ने ऑर्डर दिया है तो बाकी कंट्री के ऑम्बुड्समैन भी कोई कॉन्फ्लिक्टिंग व्यू नहीं लेंगे। तो होम ट्रीटमेंट का डोमेस्टिक हॉस्पिटलाइजेशन के अंदर इंश्योरेंस कंपनी से आपको क्लेम मिलना चाहिए। रिजेक्ट हो रहे हैं, और अगर आपका क्लेम रिजेक्ट हुआ है तो प्लीज आप ये को रिव्यू फाइल करें अंडर दिस विद रेफरेंस ऑफ दिस ऑर्डर जो मैं आपको बता रहा हूँ, 27 जुलाई 2021 का महाराष्ट्र इंश्योरेंस का एक ऑर्डर। अब महाराष्ट्र गवर्नमेंट में बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के कमिश्नर ने भी कहा है कि लोग हॉस्पिटलाइजेशन करवा रहे हैं। ये एंटीबॉडी कॉकटेल थेरेपी का भी एक केस हो रहा है जहां पे आप ये शॉट ले सकते हैं और घर आ सकते हैं 3 घंटे में, लेकिन क्योंकि क्लेम लेना होता है, लोग 24 घंटे की हॉस्पिटलाइजेशन फुलफिल करना चाहते हैं, उसके लिए एक हॉस्पिटल का बेड ऑक्यूपाई कर रहे हैं। तो आई थिंक रेगुलेटरी इंटरवेंशन इस चीज में भी जरूरी है। म्युनिसिपल कमिश्नर मुंबई के जो हैं, उन्होंने बहुत क्लियरली बोला कि वो इंश्योरेंस कंपनी के साथ ये मैटर लेने वाले हैं। तो मेरे हिसाब से जब तक क्लैरिटी नहीं आती है, ये मान के चलें कि हॉस्पिटलाइजेशन क्लेम पॉइंट ऑफ व्यू से बेटर है, लेकिन अगर कोई कारण से आपको घर में ट्रीटमेंट लेना पड़े तो आपके पास सफिशिएंट बैकिंग है महाराष्ट्र ऑम्बुड्समैन का ऑर्डर एंड IRDA के रेगुलेटरी गाइडलाइंस से कि आप होम ट्रीटमेंट लेके अपना क्लेम कर सकते हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा, ये क्लेम सबमिट करेंगे इंश्योरेंस कंपनी रिजेक्ट करके, तो आपको उसकी ग्रीवेंस में जाना होगा और या तो ऑम्बुड्समैन में अपील फाइल करनी है। बिल्कुल, ये लंबा चक्कर हो गया है थोड़ा। उसके बजाय अगर इंश्योरेंस कंपनियां ही थोड़ी सी सहायता करें और थोड़ा सा कोऑपरेट करें तो मेरे ख्याल से इस दिक्कत का भी इसको भी पार किया जा सकता है। लेकिन जहां तक होम ट्रीटमेंट की बात है नवल, अगर मैं किसी और तरह का होम ट्रीटमेंट ले रही हूँ कोविड के लिए, आयुर्वेदिक हो या किसी और तरह का हो जो कि एलोपैथिक नहीं है, क्या तब भी मुझे क्लेम मिलेगा? जी, होम ट्रीटमेंट में हर पॉलिसी का अलग अलग कंडीशंस रहती है। जैसे कुछ पॉलिसीज़ में आयुष ट्रीटमेंट कवर होता है, कुछ में डोमिसिलरी ट्रीटमेंट कवर होता है और कुछ में नहीं होता है। तो डेफिनेटली वो डिपेंड करता है आपकी पॉलिसी के कवरेज पे। यस, लेकिन आजकल मैक्सिमम पॉलिसीज़ डोमिसिलरी ट्रीटमेंट कवर करती है। तो जो भी ट्रीटमेंट आप घर बैठे लेते हो तो उस केस में आपकी जो कवरेज होती है वो मिल जाती है। ऑलराइट, अब मुझे ये जानना है हर्ष, अब जैसे कि हमने कोरोना रक्षक और कोरोना कवर जैसी पॉलिसीज को आते हुए देखा, ये शॉर्ट टर्म पॉलिसीज रही हैं, ये कुछ ही महीनों के लिए या कुछ दिनों के आधार पर आपको इशू की गई हैं। अब अगर ये पॉलिसीज मैंने लेकर इनकी जो ड्यूरेशन है, अवधि है, वो समाप्त हो गई है, तो क्या मैं अपनी निजी हेल्थ इंश्योरेंस पर निर्भर रह सकती हूँ कोरोना के कवरेज के लिए, तमाम वेरिएंट्स जो इसके आ रहे हैं उसकी कवरेज के लिए, या अब भी मुझे एक अलग से कोरोना को लेकर पॉलिसी खरीदनी चाहिए? वेल कविता, ये कोरोना कवच पॉलिसी थी, उसकी सबसे बिगेस्ट एडवांटेज ये था कि कि आपका जो डोमेस्टिक ट्रीटमेंट था वो क्लियरली स्पेसिफाइड था कि आपको घर पे रह के भी ट्रीटमेंट का जो कॉस्ट है वो आपको मिलेगा। अगर यही चीज आपकी स्टैंडर्ड मेडिक्लेम पॉलिसी जो आप रेगुलरली ले रहे हैं उसमें अगर क्लैरिटी आ जाती है, रेगुलेटर एकदम क्लियर गाइडलाइंस ले आते हैं कि डोमेस्टिक ट्रीटमेंट का पैसा देना है आपको, तब आपको कोरोना कवच या कोरोना रक्षक जो पॉलिसी थी उनकी स्पेसिफिकली जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। और ये जो पॉलिसी आपने बताई ऑब्वियसली शॉर्ट टर्म की थी, 9 मंथ मैक्सिमम आप ले सकते थे। जब ये एक्सपायर हो गए 9 मंथ्स तो उसके बाद आपको एक नई पॉलिसी लेनी है जिसके 15 डेज का वेटिंग पीरियड फिर से लागू होता था। सो अगर ये कोरोना रक्षक जो आप शायद म्यूट हो गए हर्ष। मुझे आपकी आवाज आ रही है क्या? अभी सुनाई दे रही है मेरी आवाज आपको? जी, आपकी आवाज अब आ रही है जी। और कोरोना रक्षक ऑन दी अदर हैंड एक डिफाइंड बेनिफिट पॉलिसी थी। मान लीजिए आपको कोरोना पॉजिटिव, आप कोविड पॉजिटिव है और आपका हॉस्पिटलाइजेशन हुआ है 72 आवर्स के लिए एंड बियॉन्ड,
तब आपको फिक्स सम इंश्योर्ड आपको दे दिया जाता था, आपका हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंस से कुछ लेना देना नहीं था। तो अगर आपकी एक स्टैंडर्ड मेडिक्लेम पॉलिसी है तो कोरोना रक्षक आप जरूर ले सकते हैं टू फिल द गैप ऑफ कंज्यूमेबल, जो नॉन पेड एक्सपेंसेस होते हैं उतना आप कवर कोरोना रक्षक से ले सकते हैं। और अगर स्टैंडर्ड मेडिक्लेम पॉलिसी है तो दैट इज गुड इनफ इन माय ओपिनियन कि आपको अलग से कोरोना कवच लेने की जरूरत नहीं है। चलिए, तो यहाँ पर हमने कोरोना और आपके इंश्योरेंस से जुड़े तमाम मुद्दों पे चर्चा की है, लेकिन अगर आप भी इस पेशकश को देखने के बाद कोई सवाल हमसे पूछना चाहते हैं जो कि कोरोना और इंश्योरेंस से जुड़ा हुआ है तो अपने सवाल हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है, 9619873567 हमारा व्हाट्सएप नंबर है जहां पर हमें आपके सवालों का इंतजार रहेगा। फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के उस पार हम शुरू करेंगे सवाल जवाब का सिलसिला, तो बने रहे हमारे साथ। चलिए, मनी मंत्रा का अब अगला आधा घंटा जहां हमारा फोकस होगा आपके तमाम सवालों की ओर, और आज हमारा फोकस इन्वेस्टमेंट इंश्योरेंस दोनों तरह के सवालों पर है। नवल गोयल और हर्षवर्धन रुंगटा हमारे दोनों मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं जो बारीकी से आपके इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट नीड्स की पड़ताल करेंगे और आपको सही सलाह देंगे। इस कड़ी में पहले दर्शक का सवाल मैं लेना चाहती हूँ। राकेश कुमार जी फोन लाइन पर मेरे साथ हैं। राकेश जी नमस्कार, कहाँ से बोल रहे हैं? आपका पोर्टफोलियो मेरे पास है, एक्सिस ब्लू चिप, एक्सिस मिड कैप, पराग पारेख का फ्लेक्सी कैप है, मिरो एसेट का ब्लू चिप है, एसबीआई का फोकस्ड इक्विटी फंड भी है, यूटीआई का फ्लेक्सी कैप फंड भी है। आप अब तक अपने पोर्टफोलियो में 14 लाख रुपए जमा कर चुके हैं बच्चे की पढ़ाई के लिए। 7 साल के बाद 30 लाख रुपए चाहिए, 12 साल के बाद चाहिए 45 लाख रुपए। सर मुझे बताएंगे कब से निवेश कर रहे हैं आप इस पोर्टफोलियो में? जी नमस्कार सब लोगों को। नमस्कार जी, मैं 2020 से 2019 के लास्ट से कर रहा हूँ निवेश, आप ही लोगों का शो देख करके। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये जो आपने फंड्स डाले हैं अपने पोर्टफोलियो में, ये भी शो देखकर ही डाले हैं क्या? जी आप ही लोगों का शो देख करके अपने मन से जो पोर्टफोलियो तैयार किया हूँ, देखिएगा क्या ओवरलैप है, क्या चेंज करना है। चलिए ठीक है। हर्ष वो बताएंगे आपको क्या ओवरलैप है और क्या बदलाव करने चाहिए। लेकिन हर्ष देखिए, आज एक बात तो अच्छी लगी कि लोगों ने इन्वेस्ट करना तो शुरू कर दिया है, लेकिन यहाँ पर इन्होंने एक ही कैटेगरी के दो फंड्स डाल रखे हैं। देखिए फ्लेक्सी कैप का 2 फंड है इनके पास, ब्लू चिप भी इनके पास 2 है, एसबीआई फोकस्ड इक्विटी अच्छा फंड है। वैसे एक नजर पे अगर मैं कहना चाहूँ तो हर्ष पोर्टफोलियो तो अच्छा है, एग्रेसिव भले ही हो, लेकिन इनके पास समय भी है। क्या कहेंगे आप? जी हाँ कविता, एब्सोल्युटली राइट। तो राकेश जी आपने पोर्टफोलियो तो अच्छा बनाया है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कविता ने सही बोला कि थोड़ा उसमें ओवरलैपिंग है, तो आपने इंडिविजुअली स्कीम्स ली हैं, वो बहुत अच्छी स्कीम्स हैं और अपने पोर्टफोलियो में जोड़ी है। लेकिन अगर हम पूरी पोर्टफोलियो को एक साथ देखें तो उसमें थोड़ा डुप्लीकेशन है, ओवरलैपिंग है। लेकिन मैं कहूंगा कि एट दिस जंक्शन कोई भी चेंजेस वैसे करने की जरूरत नहीं, इतना मतलब इतने हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। एक चेंज सिर्फ आप कर सकते हैं, वो छोटा सा चेंज होगा, वो ये है कि एक्सिस ब्लू चिप फंड आपके पास एक लार्ज कैप फंड है। तो लार्ज कैप कैटेगरी में हमने देखा है कि लॉन्ग टर्म में बहुत कम ऐसे फंड होते हैं जो अपने बेंचमार्क जो इंडेक्स है उसे बीट कर सकते हैं, और एक्सिस की आपके पास ब्लू चिप भी है, मिड कैप भी है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि एक्सिस ब्लू चिप फंड की जगह आप एक इंडेक्स फंड अपने पोर्टफोलियो में जोड़ लें, आईसीआईसीआई प्रू सेंसेक्स इंडेक्स फंड। तो ये आप अपने पोर्टफोलियो में जोड़ लें ताकि एक पैसिवली मैंने लार्ज कैप कैटेगरी का हो गया, बाकी आप मिड कैप फ्लेक्सी कैप जो आप रखें वैसे कंटिन्यू करें। जो एक्सिस ब्लू चिप फंड की एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट्स है, क्योंकि आपने 2019 से शुरू किया है, वो इन्वेस्टमेंट्स पे अभी आप वहीं रहने दीजिए, उसे स्विच करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आगे की एसआईपी बंद करके आईसीआईसीआई में डाल दीजिए। ये इसके लिए कह रहा हूं क्योंकि आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स लगेगा और इतना टैक्स भरने की या कोई मुझे जरूरत लग नहीं रही है कि ये बंद करा के मैं आपको शिफ्ट कराऊं। तो उसे जहां पे जितना है उतना रहने दीजिए। सिर्फ फ्रेश एसआईपी आप आईसीआईसीआई की सेंसेक्स प्लान में कर सकते हैं। जहां तक आपके लक्ष्य का सवाल था कि 7 साल बाद और 12 साल बाद आपको पैसों की जो जितनी जरूरत है, जो इन्वेस्टमेंट आप आज की तारीख में कर रहे हैं उससे आपका बहुत कंफर्टेबली ये लक्ष्य पूरा हो जाएगा। तो उधर आपको कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं। अच्छा हर्ष, क्या इनको निवेश बढ़ाने की जरूरत है? वैसे तो बढ़ाना चाहिए,
वो तो हम हमेशा ही कहते हैं, लेकिन अपने लक्ष्यों के मुताबिक इन्हें और कितना बढ़ाना होगा? नहीं, इनफैक्ट अगर हम इनके लक्ष्यों की जो रिक्वायरमेंट है 7 साल में 30 लाख रुपए और 12 साल में 45 लाख रुपए, और ये हर महीने की 31,000 रुपीज की एसआईपी कर रहे हैं। एग्जिस्टिंग जो फंड वैल्यू है वो ऑलरेडी 14 लाख है। तो इन्हें लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन या आपने सही कहा कि अगर आपके पास सुविधा होती है, सरप्लस है, लिक्विडिटी है, तो क्यों ना हम इन्वेस्टमेंट बढ़ा दें, नहीं तो वो इधर उधर खर्च हो जाएंगे। तो अगर आपके पास लिक्विडिटी है एडिशनल, तो आप डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट बढ़ाइए, क्योंकि वो और कोई दूसरी जरूरतों के लिए भी काम आ सकती है। और अगर हम इन्फ्लेशन को देखें तो जो अनुमान आपने आज 30 लाख का लगाया, हो सकता है वो ज्यादा भी हो सकता है। तो अगर लिक्विडिटी है तो आप इन्वेस्टमेंट बढ़ाइए, नहीं है तो जो आप आज की तारीख में मौजूदा इन्वेस्टमेंट है उससे आपका जो लक्ष्य आपने दिया है वो पूरा जरूर हो जाएगा। ऑलराइट, चलिए राकेश जी, आप अमल कीजिए सलाह पर, और पोर्टफोलियो के लिहाज से उम्दा फंड्स हैं जो थोड़े बहुत बदलाव आपको बोले हैं हर्ष ने, थोड़ा सा बैलेंस आउट आपको करना होगा पोर्टफोलियो को, उस पर अमल कीजिएगा। अमर का सवाल है नवल के लिए, और नवल ये पूछ रहे हैं कि ऑनलाइन पोर्टल से पॉलिसीज खरीदना कितना सही होता है। इस तरह के सवाल हमें कई सारे आते हैं, क्योंकि आजकल आप एक क्लिक पर इंश्योरेंस पॉलिसी खरीद लेते हैं, लेकिन क्योंकि हम एक ऐसे माइंडसेट में हैं जहां पर हमें एक रिप्रेजेंटेटिव से मिलने की आदत होती है, रिक्वायरमेंट बताने की आदत होती है, सब कुछ बस आपको ऑनलाइन एक फॉर्म में फिल करना है और आपको पॉलिसी की रिकमेंडेशंस आ जाएंगी आपके प्रीमियम के मुताबिक। लेकिन कुछ तो क्राइटेरिया होगा जब आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर से कोई पॉलिसी खरीदना चाहते हैं, चुनना चाहते हैं। क्या प्रोटोकॉल होता है, क्या प्रोसेस होता है, किस चीज को, किस बात को प्राथमिकता देनी चाहिए जब आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से कोई पॉलिसी खरीद रहे हो, भले लाइफ या हेल्थ जो भी? जी, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से डेफिनेटली हम तो रेकमेंड करते हैं कि ऑनलाइन ही खरीदे लोग। उसके दो कारण हैं। एक तो ये कि आपको काफ़ी सारी कंपनीज की डिटेल्स एक क्लिक पे मिल जाती है। अगर आप इंडिविजुअल एजेंट से मिलने जाओगे तो आपके घंटे बर्बाद हो जाएंगे, और हर एजेंट अपनी अपनी पॉलिसी के बारे में अच्छाइयाँ ही बताएंगे। तो डेफिनेटली ऑनलाइन पोर्टल एक न्यूट्रल पोर्टल की तरह बिहेव करता है, जो आपको सारी पॉलिसीज़ की अच्छाइयाँ और कमियां भी बता सकता है। दूसरा रीज़न ये है कि ऑनलाइन पॉलिसीज़ यूजुअली थोड़ा सा सस्ता होता है कंपेयर टू ऑफलाइन पॉलिसीज़। कुछ कंपनीज है जो ऑनलाइन डिस्काउंट देती है टर्म इंश्योरेंस प्रीमियम पे भी और हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पे भी। तो ये दो मेजर कारण मैं बोलूँगा कि आप ऑनलाइन पॉलिसीज़ खरीदें। रही बात प्रोसीजर या टिप्पणी की ये है कि आप डेफिनेटली ऑनलाइन भी दो तरीके हैं। आप एक वेब एग्रीगेटर पोर्टल के यहाँ जा सकते हैं और सारी पॉलिसीज एक साथ देख सकते हैं, या फिर आप इंश्योरेंस कंपनी के पोर्टल पे डायरेक्टली जा सकते हैं। हमारा सजेशन ये रहता है कि एक वेब एग्रीगेटर आपको एक तरह से थर्ड पार्टी व्यू देता है, आपको सारी पॉलिसीज की डिटेल्स एक साथ दे देता है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपको एक एडवाइजर एलोकेट करता है जो आपको चूज करने में मदद करता है। तो जो आप एनीवेज फिजिकल प्रेजेंस से वो जो करते हैं एजेंट से मिलके जो आपको कंफर्ट आता है, वो कंफर्ट आप टेलीफोनिकली एक वेब एग्रीगेटर के एजेंट से बात करके भी ले सकते हैं। और एट द टाइम ऑफ क्लेम वो एजेंट आपकी मदद भी करता है इंश्योरेंस कंपनी से बातचीत करने में या क्लेम फाइल करने में। तो डेफिनेटली एक ऑनलाइन वेब एग्रीगेटर सही तरीका होता है वेब इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदने का, जो आपको खरीदने के समय में भी हेल्प करता है और क्लेम के समय में भी हेल्प करता है। ऑलराइट, मेरे साथ अमर है नहीं, वरना इनके नजरिए से कोई और सवाल अगर इन्हें पूछना होता तो ये पूछ सकते। बहरहाल विक्रम शर्मा हमारे अगले दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। इन्हें घर भी खरीदना है, रिटायरमेंट के लिए पैसे जोड़ने हैं, बच्चों की पढ़ाई के लिए भी पैसे जोड़ने हैं। जो भी बुनियादी निवेश के लक्ष्य होते हैं एक इंसान के जीवन में, वो सब इनको अपने पूरे करने हैं। मेरे साथ फोन लाइन पर हैं विक्रम शर्मा जी। नमस्कार, कैसे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं? हाँ नमस्कार मैम। हेलो हेलो, बताइए सर जी, आपकी आवाज मुझे आ रही है। 2019 से आपने एसआईपी शुरू की है, सभी डायरेक्ट प्लान्स आपने लिए हुए हैं, और जो आपने जो सवाल भेजा है उसमें आपने पोर्टफोलियो की वैल्यू बताई है यहाँ पर, लेकिन कितने साल में कितना इकट्ठा करना है उसको लेके कोई जानकारी नहीं दी है, वो देंगे क्या?
जी जी जी, नमस्कार मैम। आपने हमारा सवाल लिया, हम बहुत खुश हैं। ठीक है, मैं बिहार डिस्ट्रिक्ट पूर्णिया बनमनखी से बोल रहा हूँ। हेलो जी, अच्छा लगा आपने अपना जी। सवाल हमें भेजा, हम पर विश्वास किया। बताइए सर, आपकी आवाज जी, मुझे जी, आ रही है, बोलिए। जी बिल्कुल आ रही है। मेरा एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप 10,000 है, मैंने आपको पोर्टफोलियो भेज ही दिया है। और मेरा सवाल यहाँ पर यह है मैम कि मुझे 15 साल जी। बाद 2 करोड़ चाहिए। ठीक है, बच्चे के एजुकेशन के लिए। और 25 साल बाद बच्चों की शादी के लिए 5 करोड़। और अपनी ड्रीम के लिए 2 करोड़ चाहिए। और अपनी खुद की रिटायरमेंट के लिए 15 करोड़ चाहिए। ठीक है, और मैंने जो आपको पोर्टफोलियो भेजा है उस पे आप राय दीजिए कि कैसा है। और मैं काफी एग्रेसिव इन्वेस्टर हूँ और जी, आपको बहुत काफी जी। दिनों से आप लोग को बात करता जी। हूँ। ठीक है, हर्ष सर भी है, उनका भी मैं एपिसोड देखता हूँ। ठीक है, और इसी पोर्टफोलियो के बारे में राय बता दीजिए मैम, जो मैंने सेलेक्ट किया कैसा चलिए, है। अच्छा लगा आपने अपना सवाल हमसे। जी, बताते हैं आपको। आपने बीच में कहा कि बच्चों की पढ़ाई के लिए, शादी के लिए और खुद के ड्रीम्स के लिए। ये खुद के ड्रीम्स क्या होंगे आपके? जी, हमारे सपने, हमारे शौक, क्योंकि शौक तो अभी उतना पूरा कर नहीं सकते हैं मैम। ठीक है, और उसके बाद फिर खुद क्या की है, शौक रिटायरमेंट क्या के है, लिए वही 15 करोड़ जानना रुपया चाहती हूँ मैं, चाहिए। क्योंकि शौक किसी कीमत पर तो आएंगे ही ना। जी 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 बिल्कुल। हेलो जी, चलिए, मेरे ख्याल से मैं हर्ष की ओर रुख करती हूँ। हर्ष, काफी चीजें जो मेरे ख्याल से आप पूछना चाह रहे होंगे इन्होंने जवाब में दे दिया है, और जो लक्ष्य इनको चाहिए था वो इन्होंने बता दिया है। आप बताएं किस तरह इनकी प्लानिंग आप शुरू करेंगे? शर्मा जी, आपके एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो पे पहले कमेंट करता हूं मैं। जो आपने पोर्टफोलियो बनाया है, वापस वही सिचुएशन है कि स्कीम्स अपने आप में अच्छी हैं, लेकिन कलेक्टिवली अगर हम पूरा पोर्टफोलियो देखें तो डुप्लीकेशन बहुत ज्यादा है। तो ऑब्वियसली उसमें आपके पास एक स्कोप बनता है कि आप उसमें स्कीम्स थोड़ी कम करें, थोड़ा डुप्लीकेशन कम करें। और आपने अपने सवाल में भेजा था कि आपने 2 स्कीम्स और एडिशनली, आपके पास 5 ऑलरेडी हैं और 2 एडिशनली और आपने शॉर्टलिस्ट किए, क्या वो इंडेक्स फंड्स में आपको करना चाहिए कि नहीं। तो मेरा सुझाव ये होगा कि आपका जो 25,000 रुपए आप हर महीने का निवेश कर रहे हैं वो इन्हीं 5 स्कीम में करें जो मैं अभी बता रहा हूं, और बाकी की स्कीम्स आप बंद कर दें और पोर्टफोलियो कंसोलिडेट करके इन्हीं 5 में रखिए। मेरा यहाँ से इमर्जिंग ब्लू चिप जिसमें आप ऑलरेडी कर रहे हैं उसे कंटिन्यू करें। उसमें आपने 10,000 डाला है, तो 10,000 कंटिन्यू करें, क्योंकि अभी अगर आप फ्रेश एसआईपी रजिस्टर करते हैं तो 2,500 से ज्यादा का नहीं कर पाएंगे, तो उसमें 10,000 कंटिन्यू कर सकते हैं आप। एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी, ये भी एक लार्ज एंड मिड कैप है, डुप्लीकेशन है लेकिन अच्छी फंड है, तो मैं कंटिन्यू करने के सुझाव दे रहा हूं आपको। मोतीलाल ओसवाल नैस्डैक 100 जो आपका ऑलरेडी इन्वेस्टेड है उसमें आप कंटिन्यू करें, इंटरनेशनल डाइवर्सिफिकेशन मिल जाता है आपको। जो मिड एंड स्मॉल कैप की जो आपकी स्कीम्स हैं, दोनों अपने आप में बहुत अच्छी स्कीम्स हैं, लेकिन मैं आपके पोर्टफोलियो में 2 पैसिव फंड जोड़ रहा हूँ। मिड कैप एंड स्मॉल कैप में मैं आपको इंडेक्स फंड दे रहा हूँ, जो आपने शॉर्टलिस्ट खुद किया था। वो था निप्पॉन इंडिया का मिड कैप 150 निफ्टी इंडेक्स फंड और निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड, ये दोनों आप जोड़ लें। तो इस तरह आपके पोर्टफोलियो में 5 स्कीम्स हो जाएंगी। और जो मिड एंड स्मॉल कैप कैटेगरी में आपके पास पहली स्कीम थी वो एक्टिव फंड है, कैनरा रेबेको और एक्सिस के जो है वो एक्टिव फंड है। मैंने ये रिप्लेस करके आपको पैसिव फंड इसके लिए दिए हैं क्योंकि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं, और ये शॉर्ट टर्म की ये जो एक्टिव फंड होते हैं इनको रेगुलरली शॉर्ट टर्म में मॉनिटर करते रहना पड़ता है कि इनका परफॉर्मेंस अगर अच्छा नहीं तो आपको स्विच करना होगा। और आप अगर इंडेक्स लेते हैं लॉन्ग टर्म के लिए आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं रहेगी। अगर आप फिर भी चाहें कि एक्टिव फंड रखना चाहते हैं तो कोई हर्ज नहीं, आप उन्हें कंटिन्यू करें, तो ये इंडेक्स फंड ड्रॉप कर दीजिएगा, इसे ऐड मत करिएगा। जो आपने पहले लिखा था कि 5 के अलावा आप ये मिड एंड स्मॉल कैप का इंडेक्स फंड जोड़ना एडिशनली चाहते हैं, तो या तो एक्टिव फंड्स को रखिए इन दोनों को, या तो इंडेक्स फंड्स को जोड़िएगा, दोनों मत लीजिएगा। जो आपका लक्ष्य है जो 15 साल में 25 साल में, और जो आपके ड्रीम्स के लिए आप 2 करोड़ और रिटायरमेंट के लिए 15 करोड़, वह जितना आप इन्वेस्टमेंट आज की तारीख में कर रहे हैं सारे गोल्स तो डेफिनेटली पूरे नहीं हो सकते। तो आपको थोड़ा या तो गोल्स को मॉडरेट करना होगा कि आप अगर 15 साल बाद 2 करोड़ एजुकेशन के लिए रख रहे हैं अपने बच्चों की, रिटायरमेंट के लिए 15 करोड़ और शादी के लिए 5 करोड़, तो आई थिंक ये गोल्स को आपको थोड़ा रिविजिट करना होगा और देखना होगा कि रियलिटी में कितना कर सकते हैं। ठीक है, हम चाहते हैं अलग अलग अमाउंट रखना या अचीव करना,
लेकिन प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कितना पॉसिबल है वो भी एक बार देख लीजिए, ताकि आगे जाके आपको निराशा नहीं हो कि भाई मैं सोचा कुछ था हुआ कुछ। लेकिन आप डायरेक्शन सही है, इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, एग्रेसिव पोर्टफोलियो बना रहे हैं, लॉन्ग टर्म व्यू है, तो ये पोर्टफोलियो अच्छा है। अब जितना अच्छा बन सके उतना आगे के लिए देखिए, इनकम बढ़ेगी तो इन्वेस्टमेंट बढ़ा भी लीजिएगा। चलिए, अगला सवाल नवल के लिए है और हमारे दर्शक केशव ये सवाल पूछना चाहते हैं। इनकी उम्र 22 साल की है, ये भी पढ़ाई कर रहे हैं। इनके पास SBI का पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर है और ये कह रहे हैं कि हर साल 1000 रुपए काट लिए जाते हैं। इंश्योरेंस कवर क्या इनको बंद करा लेना चाहिए, ये इनका सवाल है। लेकिन मुझे नहीं पता क्या इन्होंने SBI से जो ये लिया है प्लान, क्या इसके बारे में जाके कोई जानकारी ली है, क्या ब्रांच ऑफिस में गए हैं, किसी से बात की है या नहीं। बट क्या सलाह होगी इनके लिए, ये किस बिना पर इनके पैसे काट लिए जा रहे हैं और जो पॉलिसी ली है क्या वो खाता खोलने के साथ ली है? कई बार इस तरह के प्रोडक्ट्स भी आपको बेच दिए जाते हैं। नवल जी, मतलब ऐसा तो हमने रेयरली देखा है कि पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी के नाम पे आपके पैसे कट जाएं ऑटोमेटिकली। जनरली ये लाइफ इंश्योरेंस में देखते हैं हम कि ECS एक्टिवेटेड रहता है तो हर महीने प्रीमियम के पैसे कट जाते हैं। बट जनरल इंश्योरेंस में इस तरह की चीज़ें हमने रेयरली कभी देखी है। हालांकि हो सकता है कि ये कोई बैंक का प्रोडक्ट हो जो बैंक स्पेसिफिकली बेच रहा हो अपने कस्टमर्स को, तो बट डेफिनेटली ये ऑप्शनल होना चाहिए। तो अगर ये बैंक में जाएंगे तो डेफिनेटली ये पॉलिसी कैंसिल करा सकते हैं अगर इनको ये पॉलिसी की ज़रूरत नहीं है। बाकी आई थिंक इन्होंने इतनी डिटेल्स नहीं दी है कि ये किस तरह की पॉलिसी है या क्या कवरेज है या इनको नीड है ही नहीं है। बट डेफिनेटली अगर इनको ये ज़रूरत नहीं है पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी तो ये कैंसिल कराना इतना मुश्किल नहीं होना चाहिए। ऑलराइट, कुंदन झा हमारे दर्शक फोन लाइन पर हमारे साथ है। कुंदन जी नमस्कार, बताइए आपका पोर्टफोलियो कैसा है? हर्षवर्धन सर को भी देखता हूँ मैम। थैंक यू मैम कॉल लेने के लिए। मैम मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉई हूँ, मेरे पास 3 SIP है मैम। SBI फोकस इक्विटी 4000, SBI फ्लेक्सी कैप 2000, SBI स्मॉल कैप 2000। टाइम होराइजन है मैडम 10 साल का। 20 लाख रुपए चाहिए मैम और नया इन्वेस्ट भी करना चाहता हूँ। 1000 रुपए पर ईयर बढ़ाना चाहता हूँ मैम। इसमें कोई आवश्यकता है मैम सुधार की? हाँ, बहुत बढ़िया। हर्ष काफी उत्साहित निवेशक लगते हैं। कुंदन बताएं क्या रिकमेंडेशन होगी इनके लिए? यस कविता, क्योंकि एक सरकारी कर्मचारी हैं तो इनका रुझान जो SBI की तरफ है वो समझ में आता है। तो कुंदन जी कोई हर्ज नहीं है कि अगर आप SBI में ही इन्वेस्ट करना चाहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ मेरा सुझाव ये होगा कि जो आप पोर्टफोलियो बना रहे हैं ना, तो उसमें सिर्फ 2 स्कीम रखें। अभी आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो 8000 रुपये महीना जा रहा है, आप 1000 रुपए से बढ़ाना चाहते हैं तो 9000 रुपए हो जाएगा। तो जो भी आप इन्वेस्टमेंट करें सिर्फ 2 स्कीम ले लें जिसमें आपका जो पर्पस है वो पूरा हो जाएगा। तो आपको 3-4 स्कीम्स लेने की जरूरत नहीं है। तो आपके पोर्टफोलियो में एक SBI ब्लू चिप आपने बताया कि उसमें आपने लमसम इन्वेस्टमेंट 60,000 का कर रखा है, तो वो एक फंड रिटेन करिएगा। और दूसरा आपके पास एक SBI फ्लेक्सी कैप है जिसमें आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो जो SIP अभी आगे करना चाह रहे हैं आप, 8,000 होगी या 9,000 रुपए होगी, उसे 4-4 हजार रुपए करके या 4,500 रुपए करके इन 2 स्कीम्स में ही कंटिन्यू करें, ताकि जो पर्पस है, एक लार्ज कैप हो गया, एक फ्लेक्सी कैप, तो जो भी मार्केट कवरेज है वो आपको अप्रोप्रिएट मिल जाएगा। और 50% वेटेज मैंने लार्ज कैप कंपनीज में दिया है ताकि पोर्टफोलियो में एक अच्छी क्वालिटी के कंपनीज, आपके बेस जो कोर पोर्टफोलियो बोलते हैं वो लार्ज कैप का बन जाएगा। बाकी जो अभी आपने SBI फोकस स्मॉल कैप में कर रखा है उनमें से रिडीम कर लें और इन्हीं 2 स्कीम्स में आप उसको कंसोलिडेट कर लें, ताकि आगे जाते हुए भी आपके पास 2 स्कीम रहेगी और आपको ज्यादा ट्रैकिंग, मॉनिटरिंग या सब करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए कुंदन, और कोई सवाल पूछना है आपने? कुंदन, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ मैम आ रही है, आवाज आ रही है मैम। चलिए शायद हम जी मैम आपका आवाज आ रहा है मैम। थैंक यू मैम।
थैंक यू सो मच। अपने इन्वेस्टमेंट में फेरबदल कीजिए, जो भी आपको सलाह दी गई है हर्ष द्वारा। मृणाल का सवाल मैं लूंगी, नवल के लिए है ये, और हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी को पोर्ट करवाना चाहते हैं ये नवल। 2007 से फ्लोटिंग हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ली है, और इन्होंने जो हेल्थ इंश्योरेंस है ना, उसका इस्तेमाल अपनी वाइफ के ब्रेस्ट कैंसर थेरेपी में किया हुआ है, और अब ये चाह रहे हैं कि ये इसे पोर्ट करवा लें। और स्टार हेल्थ ने इनकी पत्नी के लिए अलग से हेल्थ इंश्योरेंस लेने की हालांकि इनको सलाह दी है, तो इनके लिए क्या सही होगा? जी, इन्होंने ऑलरेडी क्लेम लिया हुआ है ब्रेस्ट कैंसर के इलाज के लिए, तो मैं सजेस्ट नहीं करता जनरली जिन्होंने क्लेम लिया हो उनको पोर्ट कराने के लिए, क्योंकि जब आप पोर्ट कराते हैं तो डेफिनेटली एक इंश्योरेंस कंपनी आपकी प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस को देखती है और उसको कवरेज मना कर देती है। तो जैसा कि इन्होंने कहा कि स्टार हेल्थ ने इनको अपनी वाइफ के लिए कवरेज देने के लिए मना कर दिया, तो ऐसे सिचुएशन में आइडियली हमारी सलाह यही रहती है कि आप कंटिन्यू करें, क्योंकि जो कंपनी आपको एटलीस्ट क्लेम, जिसके साथ आप 10 साल 15 साल से जुड़े हो, वो आपका क्लेम डिनाई नहीं कर सकती। बेरेज अगर आपने पोर्ट किया और किसी कारण से आपका कोई प्रपोजल फॉर्म में गलती रह गई या कोई भी कारण से प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस का एक्सक्लूजन हो गया, तो आपका क्लेम डिनाई हो सकता है। तो अगर ये कोई इस कंपनी से सेटिस्फाइड नहीं है, तो इस कंडीशन में हम सलाह ये करेंगे कि आप इंडिविजुअली अपनी पॉलिसी किसी और कंपनी से ले लें। बट उस केस में भी अगर प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, अगर ये अलग अलग पॉलिसीज़ दोनों कंपनीज में कंटिन्यू करते हैं, तो इस सिचुएशन में फर्स्ट ऑप्शन तो यही रहता है कि ये कंटिन्यू करे। अगर ये बिल्कुल ही डिससेटिस्फाइड है तो कुछ कंपनी से बात करें जो इनको और इनकी बीवी को दोनों को कवर करने को रेडी है, और उनके टर्म्स एंड कंडीशंस अच्छे से समझ ले, कोई वेटिंग पीरियड या एक्सक्लूजन्स ना हो, तभी ये पोर्ट कराएं। अदरवाइज ये इशू आ सकता है क्लेम के समय में। बट ऐसी स्थिति में अगर ये अपनी वाइफ के लिए लेना चाहते हैं पॉलिसी, तो कितना महंगा होगा अभी इनके लिए, और वेटिंग पीरियड और कूल ऑफ पीरियड भी होगा हेल्थ इंश्योरेंस में? जी, आइडियली तो पोर्ट कराते वक्त आपका कोई वेटिंग पीरियड नहीं होना चाहिए। पोर्ट का सबसे बड़ा फीचर ही यही है कि आपका जो वेटिंग पीरियड है वो आपने प्रीवियस पॉलिसी में कवर कर लिया है। बट इंश्योरेंस कंपनी के पास ऑप्शन होता है आपको एक्सेप्ट करे या ना करे। तो ऐसी कंडीशंस में यूजुअली इंश्योरेंस कंपनीज पोर्ट एक्सेप्ट नहीं करती है। जैसा कि इन्होंने कहा कि स्टार हेल्थ ने डिक्लाइन कर दिया इनकी टीवी की पॉलिसी, तो ऐसे हो सकता है कोई और कंपनी में ये ट्राई करे और उनमें मिल जाए। बट डेफिनेटली कंडीशंस को अच्छे से पढ़ना जरूरी है। ऐसा ना हो कि कोई कंडीशन डल जाए और फिर इनको पता चले कि क्लेम ही ना मिले आगे जाके। ओके, ऑलराइट, चलिए, तो यहाँ पे सवालों का सिलसिला तो खत्म हो गया है, लेकिन हमारे शो के जरिए हमारी यही कोशिश होती है कि आपको हम समझदार जागरूक निवेशक बनाएं, और इसीलिए हमारी खास पेशकश मनी मंत्रा में है निवेश का गुरु मंत्र। चलिए, वैसे तो हमारे शो में हम शो के शुरुआत से लेके अंत तक सवालों के जरिए, अलग अलग मुद्दों के जरिए कई सारे निवेश की बारीकियों पर चर्चा करते हैं, और वो तमाम चर्चाएं गुरु मंत्र से कम नहीं है। लेकिन फिर भी हमारे मेहमानों से हम कहते हैं कि वो आपके लिए कुछ ऐसी निवेश को लेकर सीख हमसे साझा करें जो कि आपके निवेश पोर्टफोलियो में हमेशा आपका साथ दे और आपके मुनाफे को बढ़ाए, बशर्ते कि आप इस गुरु मंत्र को माने। तो हर्ष, कौन सा होगा आपका गुरु मंत्र? वेल कविता, एक ही जो हमने जो सवाल भी देखे थे इस एपिसोड में, उसके बेसिस पे एक मैं बताना चाहूंगा कि इन्वेस्टर्स क्या होते हैं ना, कि डाइवर्सिफिकेशन के नाम पे वो बहुत सारी स्कीम्स अपने पोर्टफोलियो में जोड़ लेते हैं। तो हमने कई पोर्टफोलियो देखे हैं जिसमें 10, 15, 20 स्कीम्स भी रहती हैं। तो डाइवर्सिफिकेशन पर्पस आपका फुलफिल हो जाता है अगर आपके पास 5 या 6 स्कीम्स अपने पोर्टफोलियो में है, तो उससे भी आपका डाइवर्सिफिकेशन काम पूरा हो जाता है। आप अगर जबरदस्ती 15-20 स्कीम्स अपने पोर्टफोलियो में जोड़ते हैं, उसका कोई रियल फायदा नहीं होता। तो मेरा गुरु मंत्र एक ही रहेगा कि अपने पोर्टफोलियो को कंसाइज रखें। 5 या 6 स्कीम्स आपके पोर्टफोलियो में अलग अलग कैटेगरीज की हैं, तो आपका डाइवर्सिफिकेशन पर्पस पूरा हो जाता है। डू नॉट क्लटर योर पोर्टफोलियो विद टू मेनी स्कीम्स।
ऑलराइट, नवल आप बताएं, निवेश या इंश्योरेंस, कौन सा गुरु मंत्र देंगे आप दर्शकों को? जी, मैं इसी बात को इंश्योरेंस की लैंग्वेज में बताना चाहूँगा कि यूजुअली जब हम इन्वेस्टमेंट प्लान्स की बात करते हैं तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि इंश्योरेंस प्लान खरीदते जाते हैं, जो भी उनके रिलेटिव्स है या नोन है, वो आके कोई भी प्लान उनको चिपका के चले जाते हैं। तो उनको ये सोचना चाहिए कि उनका रिस्क क्या कवर हो रहा है और उनको नीड किस चीज़ की है। अगर मैं अपने ही फैमिली की बात करूं तो मेरे फादर के पास कम से कम 15-20 पॉलिसीज़ थी एक समय में। इतनी पॉलिसीज़ की ज़रूरत नहीं है, एक ही अच्छी पॉलिसी काफ़ी होगी अगर आप लाइफ इंश्योरेंस की बात करें, और एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी काफ़ी होनी चाहिए रादर देन क्लटरिंग योर पोर्टफोलियो अगेन। ऑलराइट, अक्सर आज शो पर इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट दोनों को साथ लेने का मकसद यही था, क्योंकि मनी मंत्रा पर हम तवज्जो देते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग को। और हर्ष, आपसे जानना चाहूंगी, मेरे पास अभी भी कुछ 1 मिनट का लगभग समय बचा है। आप बताएं, इंश्योरेंस की शुरुआत क्यों होनी चाहिए आपके फाइनेंशियल पोर्टफोलियो में, या फाइनेंशियल पोर्टफोलियो की शुरुआत इंश्योरेंस से क्यों होनी चाहिए? यस, कविता, हम हमेशा से ये कहते हैं कि द फर्स्ट स्टेप ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग इज इंश्योरेंस। तो आप अगर जब भी कमाने लगे या आपकी इनकम आ रही है, नहीं भी कमाते हो, तो कई चीजों का ध्यान आपको रखना है। एक है कि अगर आपकी कोई हेल्थ इश्यू होती है तो आपकी जितनी सेविंग्स है वो भी पूरी खत्म हो सकती है। तो जो आपके लक्ष्य हैं, जो गोल्स हैं, बच्चों की पढ़ाई, रिटायरमेंट एक्सेट्रा, वो फुलफिल नहीं होंगे अगर आपके पैसे जमा किए हुए हैं तो भी। तो आपको आपकी इनकम कहाँ है, आपकी इनकम फैमिली की प्रोटेक्ट करनी है, और जो सेविंग्स है उसे भी प्रोटेक्ट करना है। तब जाके आप बिना कोई स्ट्रेस के आगे अपनी फाइनेंशियल लाइफ जी पाएंगे और अपने गोल्स अचीव कर पाएंगे। तो फर्स्ट स्टेप ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग होता है इंश्योरेंस। आप एक अगर कमाते हुए व्यक्ति हैं तो लाइफ इंश्योरेंस जरूरी है, ताकि आप अपने आप जो कमा रहे हैं, जो परिवार के लिए जो आप कमा के लाते हैं, वो आप रिप्लेस कर सके फाइनेंशियली अपने आप। दूसरा जो इंपॉर्टेंट है वो है मेडिक्लेम, कि आपके पास जो भी जमा पूंजी है वो खर्च ना हो जाए और आपका ट्रीटमेंट सही तरीके से हो, उसके लिए आपको मेडिक्लेम लेना जरूरी है। तीसरी एक पॉलिसी जो जोड़ना बहुत जरूरी है वो है डिसेबिलिटी इंश्योरेंस। मान लीजिए जीते आज से अगर एक इंसान की कमाने की क्षमता खत्म हो जाती है, जो इलनेस रिलेटेड हो सकती है, एक्सीडेंट रिलेटेड हो सकती है, तो डिसेबिलिटी इंश्योरेंस, पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी या क्रिटिकल इलनेस, ये 3-4 पॉलिसीज हैं जो आपको अपने पोर्टफोलियो में जोड़ना चाहिए, ताकि आपकी जो फाइनेंशियल जर्नी है वो अनइंटरप्टेड, आप जमा करते हैं तो उसमें खर्च नहीं हो, आपकी इनकम अगर चली जाती है तो परिवार का खर्च निकल जाए। ये चीज को ध्यान में रखते हुए आप अपनी फाइनेंशियल जर्नी शुरू करते हैं, ताकि आगे जाते हुए आप अपने सारे लक्ष्यों को बिना कोई स्ट्रेस के अचीव कर सकें। ऑलराइट, चलिए, तमाम बारीकियां आपके फाइनेंशियल पोर्टफोलियो में जो कि इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट से जुड़ी हुई हैं, हमने आपको समझाने की कोशिश की है। बहुत बहुत शुक्रिया हर्ष आपका, नवल आपका, समय निकाला और दर्शकों को उनके फाइनेंशियल पोर्टफोलियो की ओर गाइड किया। लेकिन जाते जाते आपको बता देते हैं कि अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। देखिए, इंश्योरेंस हो, इन्वेस्टमेंट हो, लोन हो, क्रेडिट कार्ड हो, या किसी भी आर्थिक लक्ष्य से जुड़ा हुआ आपका सवाल हो, बच्चों की पढ़ाई का, खुद के रिटायरमेंट का, घर खरीदना है, गाड़ी खरीदनी है, हम आपके सभी सपनों को पूरा कर सकते हैं। बस आपको करना यह है कि अपना सवाल हमें भेजना है। व्हाट्सएप पर कीजिए ना हमें 9619873567, ये हमारा नंबर है जहां पर अपना सवाल आप व्हाट्सएप के जरिए भेज सकते हैं। अपनी वीडियो रिकॉर्ड करके भी व्हाट्सएप पे सवाल भेज सकते हैं। तो चलिए, इंतजार होगा आपके सवालों का। मुझे इजाजत दें, नमस्कार।